Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel. This is Abhyuday, a second year MBBS student at AIMS Delhi. तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि मैंने कैसे पूरी बायोलॉजी की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड कैसे याद करी थी अपने प्रिपरेशन समय में, और कैसे मैं बायोलॉजी में 355 मार्क्स स्कोर किया था आउट ऑफ 360। एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था आउट ऑफ 90, बट उसके अलावा मेरे सारे क्वेश्चन सही थे। 89 क्वेश्चन सही थे 90 में से, और मेरे ओवरऑल भी 710 मार्क्स आए थे। तो मैंने अपनी एनसीईआरटी कैसे पढ़ी थी, मैंने कैसे रिवाइज किया था, किन किन चीज़ों किन किन टॉपिक्स क्या क्या चीज़ें होती हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में आप उसको फॉलो करते हो अच्छे से, तो आप भी बायोलॉजी में सारी चीज़ें याद कर सकते हो और उसको रिटेन कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिटेन करना। याद सभी कर लेते हैं एक बार को, बट रिटेन बहुत कम लोग करते हैं, और जो कम लोग रिटेन करते हैं वही नीट के पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। ठीक है, तो चलो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं अपने आईपैड के ऊपर, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो पहला पॉइंट है, सबसे पहले तो आप कभी भी कोई भी बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ोगे तो आप कहाँ से पढ़ोगे? आप कहीं से पढ़ोगे ही ना, लेक्चर देखोगे आप, उसका लेक्चर लगाओगे आप। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? लेक्चर लगाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे? जब भी आप कोई लेक्चर लगाओगे, फॉर एग्जांपल मान लो आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर, तो अब आप क्या करोगे? उसके आप नोट्स बनाओगे, जो सर पढ़ा रहे होंगे उसको तुम लिखोगे, ठीक है, उसको नोट्स बनाओगे। उसके बाद तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे। सबसे पहले तो एक अप्रोच पता होना चाहिए कि पढ़ना कैसे, एक जनरल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, लेक्चर देन नोट्स देन एनसीईआरटी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं। सो जैसे मान लो आपको कोई एक पैराग्राफ मिला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, आपको बहुत इंपॉर्टेंटली चीज़ें मार्क करनी होंगी। जैसे लिखा है ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकंड, मतलब कि एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन 0.8 सेकंड होती है। तो अब ये 0.8 सेकंड कैसे होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 72 टाइम्स पर मिनट होता है, तो एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 60 डिवाइडेड बाई 72 0.8 आया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे करके नहीं दिखाई हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे लिखा है ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे दिया है कि ईच वेंट्रिकल पंप आउट करता है कितना, 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। बट पेपर में कभी कभी क्या आता है क्वेश्चन कि हार्ट कितना पंप करता है, तो हार्ट में 2 वेंट्रिकल होते हैं, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आप इतना डीपली एनसीईआरटी को पढ़ोगे, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ोगे, तभी आप पेपर में क्वेश्चन सही करके आओगे। बहुत बच्चे गलत करते हैं, पेपर में क्वेश्चन ये आता है द ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट पर मिनट, तो सब बच्चे 5000 ml लगा के आते हैं, बट आंसर 10 लीटर होता है। और फिर आप देखते हो कि गलत क्यों है, तब आपको रियलाइज होता है कि यार ईच वेंट्रिकल लिखा हुआ है, तो हमारे पास तो 2 वेंट्रिकल होते हैं, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आप ऐसे जब ध्यान से पढ़ोगे तभी आप आंसर सही करके आओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखी है, द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। तो बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सोच लेते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम सबका क्या कहते हैं 70 ml ही होगा, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब हर लोग का अलग अलग होता है, मतलब जो बॉडी है वो चेंज कर सकता है स्ट्रोक वॉल्यूम। तो आपको एनसीईआरटी की जो ये लाइन्स हैं उनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, और हर लाइन को मतलब समझना होगा कि हर लाइन क्या कहना चाह रही है। उसका जब आप डीप मीनिंग समझोगे तभी आप पेपर में क्वेश्चन सही करके आओगे, नहीं तो पेपर में आप पक्का भूल जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ मैं पॉइंट्स बताता हूँ कि और आपको कैसे पढ़ने, ये तो होगा कि ध्यान कैसे देना है। सेकंड पॉइंट ये है कि आप क्या करो, अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप बगल में साइड में लिख लो। बाकी आप किसी भी कोचिंग में इनरोल हो या कहीं भी पढ़ रहे होगे, तो वहाँ पे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन थोड़े बहुत आते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि जब मैं कोचिंग में पढ़ता था, तो मेरे कोचिंग में भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आते थे, जिसके लिए मैंने क्या किया था कि आउट ऑफ एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं एनसीईआरटी के साइड में लिख लेता था। बट अब क्या हुआ, अब क्या होता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आता, तो अब आप उस जो जगह है उसको आप यूज़ कर सकते हो कि वहाँ जो पैराग्राफ है उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखने में। तो जो साइड वाली जगह है उसका आप यूज़ करो, ठीक है, साइड वाली जगहों का आप यूज़ करना सीख लो। उसके बाद आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ना है। आपको समरी भी पढ़नी है, क्या आपको समरी भी पढ़नी है, ठीक है। आपको हर चैप्टर की समरी पढ़नी है, क्योंकि समरी में बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं जो कि आपका मिसिंग होता है, क्या कहते हैं, चैप्टर में। जैसे यहाँ पे मैंने जो समरी में चीज़ें अंडरलाइन कर रखी हैं, एनिमल किंगडम का चैप्टर है, ये मेरे टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। वो चीज़ें आपको क्या कहते हैं इन टेक्स्ट नहीं मिलेगा, वो सिर्फ समरी में मिलेगा। दैट इज़ वाई आपको समरी पढ़ना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी जेनेटिक्स के नोट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बच्चे यहाँ पे होंगे जो कोचिंग में इनरोल नहीं है, जिनके पास एक प्रॉपर खुद का बनाया हुआ नोट्स नहीं है, तो वो मेरा नोट्स यूज़ कर सकते हैं। PDF के फॉर्मेट में पूरा यहाँ पे अवेलेबल है, अभ्युदय एम्स दिल्ली चैनल का नाम है। बाकी यहाँ पे डेली क्विज भी होती है, अभी देख सकते हो आप 64,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और आप यहाँ पे जाकर बिल्कुल इसको चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे डेली क्विजेस होती हैं, और क्या कहते हैं, जो भी हमारा मतलब मेरे तरफ से जो भी नोट मटेरियल जो भी कुछ होता है मैं वो यहाँ पे अवेलेबल करा देता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि यार हमने नोट्स भी पढ़ लिया, एनसीईआरटी भी पढ़ ली, बट एग्जाम टाइम में हम किसको मेन फोकस करेंगे? तो हम मेन फोकस करेंगे एनसीईआरटी को। कोई भी पेपर है, कभी भी पेपर है, एग्जाम टाइम में हमें सबसे ज़्यादा फोकस रखना है अपने एनसीईआरटी के ऊपर, ठीक है। तो एग्जाम्स में हमें एनसीईआरटी पे मेन फोकस करना है, एनसीईआरटी बहुत बार पढ़नी है।
बहुत बार मतलब कि बहुत ही बार, कोई ऐसा लिमिट नहीं होता है कि यार 10 बार पढ़ना है कि 20 बार पढ़ना है। बहुत लोग पूछते हैं भैया आपने बायोलॉजी एनसीईआरटी कितनी बार रिवाइज करी नीट का पेपर देने से पहले। इट इज़ नॉट लाइक कि आपको 10 बार रिवाइज करके आपको याद हो जाएगा। आपको जब तक याद ना हो तब तक आप रिवाइज करते रहो, ठीक है। आप जितना ज़्यादा बार चीज़ें रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको रिटेन होंगी। और अभी मैं आपको कुछ और टिप्स दूंगा वीडियो में आगे कि जिससे आप चीज़ों को ज़्यादा दिन तक भी रिटेन कर पाओगे। थर्ड थिंग अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस, तो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आपको ये पता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वैसा ही ऑलमोस्ट सेम पेपर आता है, ठीक है। अगर जैसे आप नीट 2021 का पेपर देखोगे, 2022 का पेपर देखोगे, 2020 का पेपर देखोगे, सारे जो नीट के पेपर्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कहते हैं बार बार रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करके ही जाने हैं, ठीक है। तो जैसा हम जान चुके हैं कि बायोलॉजी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कहीं से लगाओगे, तो उसके लिए आप एक बुक यूज कर सकते हो। एनटीए नीट यूजी बायोलॉजी दिशा पब्लिकेशन की बुक है। इसमें 35 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे बायोलॉजी के। और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक इस बुक में 100% सॉल्यूशन दिए हैं हर क्वेश्चन के। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसका सॉल्यूशन आपको ना मिले, तो आपको सॉल्यूशन बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको एक एनसीईआरटी लोकेटर का फीचर मिलेगा, जिससे आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर पर पता चल जाएगा कि किस पेज पे क्वेश्चन दिया होता। उससे आपको फायदा क्या होगा, एनसीईआरटी लोकेटर से आपका फायदा ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये आपका चैप्टर दिया हुआ है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पे देखो पेज नंबर लिखे हुए हैं, ये किस एनसीईआरटी के किस पेज नंबर पे दिया हुआ है। इससे क्या होगा, आपको काफी टाइम सेव होगा और आप तुरंत एनसीईआरटी के उस पेज नंबर पे जा सकते हो और वहां पे देख सकते हो कि किस लाइन में दिया हुआ था, और बाकी इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और फिर इसके जो आंसर्स हैं वो एनटीए से वैलिडेट करे जा चुके हैं, तो मतलब इसके सारे आंसर सही हैं, आपको कोई भी गलती नहीं मिलने वाली है। बाकी आपको हर चैप्टर वाइज टेंट मिलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक और सब टॉपिक के साथ, तो आप इस बुक को चेकआउट कर सकते हो। इस बुक का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड दिस बुक ऑल्सो कम्स इन हिंदी, सो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो भी इस बुक को खरीद सकते हैं। अब अगर मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ूं तो फोर्थ पॉइंट होगा रिवीजन। अब यार रिवीजन तो सबको पता है कि एक बार पढ़ लिया तो उसका आप रिवीजन ही करेंगे, बट रिवीजन करना कैसे है। बहुत बच्चे क्या करते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगाते हैं एक चैप्टर रिवाइज करने में। जब वो पहली बार एनसीईआरटी से पढ़ते हैं चैप्टर तब भी 3 घंटे लगाते हैं, और रिवीजन करते हैं तब भी 3 घंटे लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो 1 घंटा फिक्स करना है कि 1 घंटे से ज़्यादा आपको किसी भी चैप्टर में नहीं देना। 1 आवर इज मैक्सिमम फॉर 1 चैप्टर। हाँ, हो सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाए रिवाइज करने में, बट आपको उसके अलावा जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रिस्पायरेशन, तो इसमें तो 1 घंटा मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आप टाइम दे ही नहीं सकते। आप यार ये बताओ, अगर आप पहली बार पढ़ने में भी 2 घंटे लगाओगे और दूसरी बार जब रिवाइज करोगे तब भी आप 2 घंटे लगाओगे, तो आपका फायदा क्या हुआ। तो फिर आपका स्पीड तो बढ़ा ही नहीं। तो आपको ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटे में एक चैप्टर करो। आई नो पहले शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा, हो सकता है शुरू में 1 घंटे में ना रिवाइज हो, बट आप धीमे धीमे प्रोग्रेस करोगे, ठीक है। स्लोली आप प्रोग्रेस करोगे और आप पाओगे कि एक समय ऐसा आएगा जब आप बहुत जल्दी चैप्टर्स को रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। सो अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जब भी आप कोई चैप्टर रिवाइज करना तो ट्राई करना कि आप 1 घंटे से ज़्यादा वो चैप्टर में मत टाइम वेस्ट करना, ठीक है। आप उसको एनसीईआरटी से 1 घंटा पढ़ो। यार आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। यार देखो, तुम एक ही चैप्टर को ना तुम 3 घंटे देना है, तुम्हें मान लो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 3 घंटे देना है। अब तुम क्या करो, 3 घंटे में 1 बार पढ़ो और तुम 1-1 घंटा लगा के वो चैप्टर 3 बार पढ़ो 3 दिन में लगातार, और फिर तुम मुझे बताना 3 दिन बाद कि तुम्हें कौन सा ज़्यादा रिटेन रहता है। आई विल बेट श्योर यू कि तुम्हें 1-1 घंटा जो तुम 3 दिन लगातार पढ़ोगे ना वो ज़्यादा याद होगा। 3 घंटे तुम एक सिटिंग में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बैठोगे तुम भूल जाओगे, बट हाँ तुम अगर 1-1 घंटा बार बार पढ़ोगे तो तुम्हें ज़्यादा याद होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रिपीटेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं 5th पॉइंट पे आऊँ तो होगा आपका शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हमेशा क्या कहते हैं पूरा एनसीईआरटी नहीं रिवाइज कर सकते। देखो 1 घंटा एक चैप्टर के लिए लगता है ना, बट मान लो अगर आपका 2 दिन में पेपर है, ठीक है, आपका 2 दिन में पेपर है और आपका बायोलॉजी पूरी 11th की आ रही है, सो इट इज़ नॉट लाइक कि तुम पूरी 11th की बायोलॉजी रिवाइज कर पाओगे। 22 चैप्टर्स में मतलब 22 घंटे लगेंगे और तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा और वो भी टाइम टेकिंग होता है। तो आप क्या करो, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो। अब शॉर्ट नोट्स क्या करना है, शॉर्ट नोट्स आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है चैप्टर के उसको लिखो, अपने हैंड राइटिंग में लिखो। दूसरे का शॉर्ट नोट्स भी यूज़ कर सकते हो, बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप खुद का शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेगा और आपके हिसाब से आप बनाओगे ना कि आपका कौन सा टॉपिक गलत होता है। वही मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी है कि टॉपिक हैंडलिंग आनी चाहिए। तो देखो 6th पॉइंट जो है वो हमारा एग्जाम मिस्टेक्स। आप क्या करते हो, एग्जाम में गलतियां करते हो, सभी एग्जाम में गलतियां करते हैं, आप भी गलती करते हो, मैं भी गलती करता हूं, सब लोग गलती करते हैं, कोई ऐसा नहीं है पूरी दुनिया में जो गलती ना करता हो। नो वन इज परफेक्ट, सब गलतियां करते हैं, ठीक है। बट उन गलतियों से सीखते बहुत ही कम लोग हैं, ठीक है। गलतियों से सीखना भी बहुत जरूरी है। आप एग्जाम में मिस्टेक कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो आपका कोई चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ले लो, आप बार बार मान लो वर्नलाइजेशन टॉपिक से क्वेश्चन गलत कर देते हो, तो यार तुम्हारे माइंड में चीज आ जानी चाहिए ना कि वर्नलाइजेशन टॉपिक से भैया मेरा क्वेश्चन गलत होता है, तो अब मुझे वर्नलाइजेशन टॉपिक को बार बार अच्छे से पढ़ना होगा। दिस इज कॉल्ड टॉपिक हैंडलिंग। आपको अपने एनसीईआरटी में पता होना चाहिए, ये आप लिख भी सकते हो एनसीईआरटी में, बट आई विल डेफिनेटली से कि आपको पता होना चाहिए। आपसे अगर कोई बंदा पूछे कि भाई तुम्हारा लिविंग
ग्राउंड में कौन सा टॉपिक कमजोर है और कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, तो तुम्हें पता होना चाहिए ये टॉपिक मेरा वीक है, ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग है। तो वो कहाँ से आएगा, जब आप बहुत सारे पेपर्स लगाओगे। तो टॉपिक हैंडलिंग आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है और कौन सा टॉपिक आपका वीक है, तभी आप 1 घंटे में चैप्टर भी रिवाइज कर पाओगे। ये क्या कहते हैं 30 मिनट्स भी बनता है। कैसे बनता है कि आप अपने वीक टॉपिक्स को रिवाइज कर लो ज़्यादा और स्ट्रांग टॉपिक्स को ऊपर ऊपर से देख लो, क्योंकि स्ट्रांग टॉपिक से क्वेश्चन नहीं गलत होते हैं, हमारे वीक टॉपिक से गलत होते हैं। तो टॉपिक हैंडलिंग जरूर आनी चाहिए। सो दीज आर द टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगा बायोलॉजी पढ़ते हुए, और यही टिप्स मैंने फॉलो करी थी, जिसकी वजह से मुझे सारी की सारी पूरी 11th-12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी याद थी। और सिर्फ मुझे ही नहीं, जो भी टॉपर टॉप करता है उसको 11th-12th की पूरी ऑलमोस्ट बायोलॉजी की एनसीईआरटी याद होती है नीट के पेपर देते समय। सो आप भी नीट की कहते हैं पूरी बायोलॉजी की एनसीईआरटी रिवाइज याद कर सकते हो, अच्छे से अपने दिमाग में बैठा सकते हो और बहुत देर तक रिटेन कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो में अच्छा लगा हो तो वीडियो जरूर लाइक करना, और बाकी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी यार बहुत लोग मैंने देखा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो यार आई विल डेफिनेटली से क्या चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपको ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स और अमेजिंग वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। चलो बाय बाय।